दोस्तों, जब भी कोई प्रॉपर्टी हम खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बेचने वाला हमारे सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखता है जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं, बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। उन सभी पॉइंट्स को मान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला हो सकता है। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं। 22 वर्षों से स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स नाम से रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहा हूं। लेकिन आज मैं प्रॉपर्टी डीलर के हित नहीं, प्रॉपर्टी बेचने वाले के हित नहीं, प्रॉपर्टी खरीदने वाले के हित के बारे में बात करूंगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि कोई भी प्रॉपर्टी जब हम खरीदें तो हमारे साथ धोखा न हो जाए, हमारे साथ कुछ परेशानी ना हो जाए, या किसी प्रॉपर्टी डीलर से हम कोई डील करें तो उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखें, कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हो तो हम क्या क्या बातों का ध्यान रखें। इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो पॉइंट्स दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, अगर उन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय, परचेस करते समय हमें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स है, जो बात हमें ध्यान रखने की है वो ये है कि जिस प्रॉपर्टी को हम खरीदने की सोचें, जिस प्रॉपर्टी के बारे में हमारा विचार ये हो जाए कि हमें फला प्रॉपर्टी को खरीदना है, तो जिस व्यक्ति से, या तो प्रॉपर्टी डीलर से या बेचने वाले से हम उस प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करते हैं और उसको एडवांस पैसा देने की जब बारी आती है तो वो हमें ओरिजिनल पेपर नहीं दिखाकर हमें डुप्लीकेट पेपर या जीरोक्स कॉपी दिखा देता है और हम अनजानेवश बिना ओरिजिनल पेपर देखे उसको एडवांस पैसा दे देते हैं, एग्रीमेंट भी करवा लेते हैं। तो हमें इस गलती से बचना है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टी हमें पसंद आ गई हो, जिस प्रॉपर्टी को हम खरीदना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो, चाहे प्रॉपर्टी बेचने वाला मूल मालिक हो, फर्स्ट पार्टी हो, उस पार्टी से या डीलर से आप ओरिजिनल पेपर जरूर देखें। कई बार ये होता है कि आपको डुप्लीकेट पेपर या जीरोक्स कॉपी की बेस पे सौदा करवा दिया जाता है और बाद में जब रजिस्ट्री का टाइम आता है या बैंक लोन लेने जाते हैं तो जब प्रॉपर्टी के पेपर वेरिफिकेशन होते हैं तो उसमें कोई पेपर मिस होता है, कोई ओरिजिनल पेपर होता ही नहीं है। तो आपको इस चीज़ का पहले से ही ध्यान रख लेना है और ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर को आपको पहले से चेक कर लेना है, बारीकी से चेक कर लेना है। अगर आपको चेक करना नहीं आता तो किसी अच्छे वकील की राय ले सकते हैं, किसी अच्छे प्रॉपर्टी डीलर से पूछकर उसको पेपर दिखाकर ओरिजिनल पेपर जांच कर सकते हैं ताकि बाद में आपको किसी तरह की तकलीफ न हो, कोई पछतावा ना हो। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसमें वो 4 से 5 जगह बिकी हुई होती है और पूरा चैनल डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट अलॉटी की रजिस्ट्री होती है, फिर उसने सेकंड को बेचा, थर्ड को बेचा, फोर्थ को बेचा, तो इस पूरे चैनल डॉक्यूमेंट्स में कोई एक चैनल ऐसा होता है जो कि मैच नहीं करता, मिस हो जाता है और बाद में आपको इसके लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अनजानेवश जब हम जीरोक्स कॉपी की बेस पे एग्रीमेंट करवा लेते हैं, एडवांस पेमेंट भी दे देते हैं और बाद में जब हमें पता चलता है कि फला पेपर गुम हो गया है, फाइल में वो पेपर मौजूद नहीं है, तो बेचने वाला या जो प्रॉपर्टी डीलर है जिसके थ्रू आपने वो काम किया है, वो ये बोलता है कि मैं बैठा हूँ, मुझसे जो चाहे लिखवा लो, आप जैसा कहेंगे वो मैं लिख के दे दूंगा। तो ये तमाम बातें धरातल पे खरी नहीं उतरती। एक्चुअल इन बातों का कोई मतलब नहीं है। लीगल है, लीगल डॉक्यूमेंट्स की चेन होना बहुत जरूरी है, पूरे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। उसमें कोई बैठा है या कोई प्रॉपर्टी डीलर सिर्फ लिख के दे दे, उससे काम नहीं बनेगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी की डील करते वक्त एडवांस पेमेंट देते हो या एग्रीमेंट करवाते हो तो मूल फाइल, टोटल डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक करें या किसी अच्छे लॉयर्स को जरूर चेक करवाएं। दोस्तों, कई बार जो प्रॉपर्टी बेच रहा होता है उसका बैंक लोन लिया हुआ होता है और उसके टोटल मूल कागजात बैंक में जमा होते हैं और उसके पास सिर्फ मूल कागजात की फोटोकॉपी होती है और वो फोटोकॉपी ही आपको दिखाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये करना चाहिए कि बैंक जब भी किसी को लोन डॉक्यूमेंट्स वो जमा करता है, अपने पास गिरवी रखता है, तो उन डॉक्यूमेंट्स के बदले एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसको वो लोन दे रहा है उसको वो प्रोवाइड करवाता है। तो आपको वो लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए कि उसमें फला फला कागजात हैं या नहीं है और कौन सा पेपर उसमें फोटोकॉपी है, कौन सा पेपर उसमें ओरिजिनल है। और बैंक में अगर कागजात पड़े हैं तो यकीन मानिए कि बैंक सारी वेरिफिकेशन करने के बाद, प्रॉपर्टी की पूरी जांच करने के बाद ही किसी को लोन देता है। तो वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी अगर आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को देख लेंगे और उसमें अगर किसी तरह की जेरोक्स कॉपी का कोई हवाला नहीं है तो फिर आप एडवांस पेमेंट दे सकते हैं। अब दोस्तों, कई बार आप रीयूज प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, यानी कि किसी पुराने मकान को खरीदते हैं या कोई दुकान खरीदते हैं या कोई ऐसी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसपे कि ऑलरेडी किराएदार रखा हुआ होता है, ज्यादातर लोग अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दे देते हैं। आपको ये चीज को जरूर चेक कर लेना चाहिए, इस चीज का आपको जरूर तस्दीक कर लेनी चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पर जब आप सौदा करें तो उस वक्त कोई भी किराएदार काबिज न हो। और अगर आपको लगता है कि फला प्रॉपर्टी जो हम खरीद रहे हैं उस पर कोई किराएदार काबिज है, तो आपको प्रॉपर्टी के मालिक को, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसको खाली करने के लिए बोल देना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त वहां पर कब्जा खाली देख लेना चाहिए। कई बार मकान मालिक या जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो ये कहता है कि किराएदार को अभी अभी रखा है, हम इसको अभी खाली नहीं करवा सकते, और जब आपकी रजिस्ट्री होगी तब हम उसको खाली करवा देंगे। तो ऐसे बुलावे में आप कतई न आए, इस चक्कर में आप बिल्कुल न पड़ें, क्योंकि कई बार मकान मालिक का किराएदार से कोई झगड़ा होता है या कोई ऐसा कमिटमेंट होता है, ऐसा कोई एग्रीमेंट किया होता है, ऐसी कोई लिमिट होती है जिस लिमिट से पहले वो उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करवा सकता है। तो आप उस प्रॉपर्टी की डील करके एडवांस देके उसमें फंस जाएंगे, और न तो वो प्रॉपर्टी खाली होगी और न आप रजिस्ट्री करवा पाएंगे, और आप कानूनी पचड़ों में उलझ जाएंगे। और अगर मकान मालिक आपको ये आश्वासन दे कि मैं फला प्रॉपर्टी को, मकान को किराएदार से खाली करवा दूंगा, तो आप इस चक्कर में ना आए, और जब तक प्रॉपर्टी खाली नहीं हो तब तक किसी भी तरह का कोई भी एडवांस देकर उस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट नहीं करवाएं। दोस्तों, मैंने मेरे 22 साल के कैरियर में कुछ केस ऐसे भी देखे हैं कि किसी प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा था, किराएदार काबिज था, और प्रॉपर्टी बेचने वाले ने जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला था उसको इस भ्रम में डाल दिया कि आप तो प्रॉपर्टी खरीद लो, किराएदार सही है और आपका भी किराया आता रहेगा, खाली करवाने की कहाँ ज़रूरत है। तो इस चक्कर में आकर खरीदार उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, अपने नाम से उसकी रजिस्ट्री भी करवा लेता है, और बाद में उस प्रॉपर्टी को खाली करवाने में बहुत बड़ी मशक्क़त लगती है। वो किराएदार उस प्रॉपर्टी को खाली करना नहीं चाहता और आपका पूरा खून पीकर उसके बाद वो प्रॉपर्टी खाली करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रॉपर्टी की डील हो जाती है, किराएदार उस पर काबिज है, और प्रॉपर्टी बेचने वाला रजिस्ट्री के टाइम तक उस प्रॉपर्टी को खाली करवाने का कह देता है, और बेचने वाला ये कह देता है कि फलां प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री के टाइम में खाली करवा दूंगा, और खरीदार के बैंक लोन हो जाता है, उसका रजिस्ट्री का टाइम आ जाता है और उस वक्त तक वो प्रॉपर्टी खाली नहीं होती। उस कंडीशन में बहुत सारी मशक्क़त लगती है, बहुत सारी मेहनत लगती है, कई बार अननेसेसरी कोर्ट कचहरी जाना पड़ जाता है, कई बार पैसे देने पड़ जाते हैं, और उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, या जो प्रॉपर्टी की डील करवा रहा है, ये सभी मुश्किल में आ जाते हैं। तो सबसे बेटर यही है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उस प्रॉपर्टी को ये जरूर देख लें कि उस पर कोई किराएदार तो नहीं है, वो प्रॉपर्टी बिल्कुल खाली है। दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी को जब आप खरीदने का इकरार करें तो जो शुरू में पेशगी अमाउंट दें उसको आपको कैश देने से बचना चाहिए। वैसे भी 20,000 से ऊपर का कैश देना वैलिड नहीं है, भारत सरकार ने ये नियम तय कर रखा है। तो आपको जो भी पेमेंट देना पड़े, किसी भी प्रॉपर्टी को जब हम खरीदते हैं तो करीब 10% अमाउंट हमको एडवांस के तौर पे देना पड़ता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी पैसा एडवांस दें वो अपने बैंक अकाउंट से दें, ऑनलाइन दें, या किसी भी बैंकिंग माध्यम से ही दें। अब दोस्तों, इसमें ये बात आती है कि किसी प्रॉपर्टी को जब हम खरीद रहे हैं तो कितना पैसा चेक से दें और कितना पैसा उसको कैश में दें। तो मैक्सिमम डील में ये होता है कि डीएलसी वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस होता है। तो जितनी डीएलसी होती है उतना पैसा हमको चेक से देना पड़ता है और बाकी का पैसा कैश दिया जाता है। तो जो कैश अमाउंट होता है, कई लोगों के पास अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचने से कैश पैसा आया है तब तो उस पैसे को देने में आपको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कई बार कई लोगों के पास पैसा एक नंबर अमाउंट बैंक अकाउंट में होता है और फिर वो उसको विड्रॉ कराकर बेचने वाले को देते हैं, तो ये थोड़ा गलत है, इससे आपको बचना चाहिए। और अगर आपका एक नंबर अमाउंट है तो आपको उस बेचने वाले को इस बात पर एग्री कर लेना चाहिए कि सारा पैसा आप बैंक अकाउंट से ही दें, एक नंबर तरीके से ही दें। कई लोग ये करते हैं कि अपने एक नंबर अमाउंट को 2 नंबर का कर लेते हैं, यानी कि उस पैसे को वो विड्रॉ कराकर फिर उस पार्टी को देते हैं, तो उस पैसे का कहीं लेखा जोखा नहीं होता और कई बार इनकम टैक्स की पकड़ में आने पर मुसीबत खड़ी हो जाती है, कई मुश्किलें सामने आ जाती है। इसी तरह उस प्रॉपर्टी को कभी आप वापस से सेल करेंगे तो भी आपको यही समस्या पैदा होगी कि जितने अमाउंट पे आपने रजिस्ट्री कराई थी उतना पैसा आपके अकाउंट में आएगा और बाकी का पैसा आपको नगद लेना पड़ेगा, जो कि 2 नंबर अमाउंट रहेगा। उसको आपको खपाना मुश्किल रहेगा, अपने अकाउंट्स में डालना मुश्किल रहेगा। तो ऐसे पैसे का आप क्या करेंगे? तो जहां तक हो सके आपको एक नंबर अमाउंट में ही डील करनी चाहिए। मैक्सिमम पैसा बैंक अकाउंट से देने की कोशिश करनी चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट पे रजिस्ट्री करवानी चाहिए। भले ही आपकी स्टाम्प ड्यूटी एक्स्ट्रा लगती हो, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा जाता हो, लेकिन आपकी एक कैपिटल बनती है, पैसा पूरा एक नंबर में सेट हो जाता। दोस्तों, इसके अलावा किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आपको जो पेमेंट पेशगी देना होता है वो ज्यादा से ज्यादा न दें। आप मिनिमम अमाउंट जितना तय होता है कम से कम अमाउंट देने की कोशिश करें और बैंक
बैंक अकाउंट से देने की कोशिश करें। दोस्तों, कई बार ऐसी प्रॉपर्टी को हम खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर आपको लालच दे देता है कि फला प्रॉपर्टी सस्ती आ रही है, आप ले लीजिए, लेकिन उसमें मेन ओनर की डेथ हो चुकी होती है और उसके बाद उसके वारिस होते हैं। वारिस में मान लीजिए उसकी पत्नी हो सकती है, बेटा हो सकता है, 2-3 लड़कियां हो सकती हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर आपके सामने किसी भी एक वारिस को लेकर आ जाएगा और आपको कहेगा कि इस व्यक्ति को पैसा दे दीजिए, रजिस्ट्री करवाने की मेरी जिम्मेदारी है, मैं बैठा हूं, मैं सब काम आपके करवा दूंगा। तो आपको इस बुलावे में आकर किसी भी जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल मालिक नहीं है, सिर्फ वारिस है, उसको कोई भी पैसा एडवांस के तौर पर नहीं देना चाहिए। इसमें आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि लीगल तरीके से वो वारिस इस जमीन को बेचने का अधिकारी है या नहीं है, ये चीज आपको जरूर देख लेनी चाहिए। और इसके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है जो कि हक त्याग पत्र होता है। और हक त्याग पत्र कैसे बनता है, क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों मेरी टाइमलाइन में एक वीडियो है जिसको जाकर आप देख सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक की मृत्यु होने के उपरांत जब उसके वारिस होते हैं तो सभी वारिस किसी एक वारिस को चुनकर उसके नाम से अपने सारे हक को त्याग देते हैं और एक हक त्याग पत्र बना देते हैं। और उस हक त्याग पत्र की बेस पर जो वारिस होता है वो उस प्रॉपर्टी को संबंधित निकाय में अपने नाम से ट्रांसफर करवाता है और उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। उसके बाद वो एडवांस के तौर पर पेमेंट लेने का अधिकारी हो सकता है। उससे पहले अगर ये टाइटल नहीं बना हुआ हो और ये हक त्याग पत्र रजिस्टर्ड किया हुआ न हो तो आप फला व्यक्ति को 1 रुपया भी एडवांस के तौर पर न दें। दोस्तों, कई बार एग्रीकल्चर लैंड होती है और उसमें 4 बेचने वालों के नाम होते हैं। जो म्यूटेशन वगैरह होता है उसमें 4 आदमी के नाम से वो प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में होती है। उसमें कई बार प्रॉपर्टी डीलर आपको ये झांसे में ले सकते हैं कि फला एक व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को बेच रहा है और वो चारों आपस में इस पैसे को बांट लेंगे, तो आप एक ही व्यक्ति के अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये गलती भी आप बिल्कुल ना करें। अगर 4 व्यक्तियों के नाम से प्रॉपर्टी है तो आप उन चारों व्यक्तियों के खाते में 25-25% पैसा ट्रांसफर करें और चारों से ही रजिस्ट्री कराएं, चारों से ही एग्रीमेंट में साइन कराएं, उसके बाद ही उस पैसे को दें, अन्यथा उस डील को आप बिल्कुल ना करें। इसमें कई बार ये होता है कि कोई विवाद होने की कंडीशन में अगर आपने किसी एक व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो बाकी के 3 व्यक्ति आपत्ति डाल सकते हैं, आपकी डील को खटाई में डाल सकते हैं, आपकी डील को रोक सकते हैं और आपका पैसा फंस सकता है। अब दोस्तों, एक जानकारी काफी लोगों को नहीं है, कोई प्रॉपर्टी अनजाने वश खरीद लेते हैं और इस चीज का वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते और वो चीज है टीडीएस काटना। 50 लाख से ऊपर की किसी भी संपत्ति का बेचान इकरार 1 नंबर अमाउंट पे होता है। 50 लाख से ऊपर की कोई रजिस्ट्री होती है तो सेलर की तरफ से खरीदने वाला टीडीएस काटकर वो पैसा फिर टोटल अमाउंट में से वो पैसा लेस करके बेचने वाले को देता है। तो टीडीएस का तरीका दोस्तों ये है कि मान लीजिए आपकी कोई भी प्रॉपर्टी 60 लाख रुपए में बिकी है तो 50 लाख से ऊपर कोई भी संपत्ति बिकने पर 1% टीडीएस काटने का सिस्टम है। जो भारतीय नागरिक है वो 1% टीडीएस काटता है और अगर एनआरआई है तो उसके लिए अलग से नियम है। तो मान लीजिए आपकी 60 लाख में डील हुई है, 60 लाख पे आपका टीडीएस 1% 60,000 रुपये कटेगा। तो 60,000 प्रॉपर्टी सेल करने वाले को 60 लाख रुपया पे करना है तो आपको उसमें 60,000 रुपये का टीडीएस काटकर उसको प्रॉपर्टी बेचने वाले के पैन कार्ड के जरिए 26 क्यूबी फॉर्म भरकर वो पैसा इनकम टैक्स में जमा करवा कर उसकी रिसिप्ट आपको बेचने वाले को देनी है और वो पैसा फिर अपने सीए से वो एडजस्ट करवा लेता है। तो ये जिम्मेदारी प्रॉपर्टी खरीदने वाले की होती है, वो इस टीडीएस के पैसे को काटकर सेलर को देता है। तो कई लोग भुलावे में आकर या गलतफहमी में आकर या गलती से इस टीडीएस को जमा कराना भूल जाते हैं और बाद में जब 60 लाख की रजिस्ट्री होती है यानी कि 50 लाख से ऊपर की कोई रजिस्ट्री होती है तो इनकम टैक्स का जब नोटिस आता है तब उनके कान खड़े होते हैं, तब उनको मुश्किल आन खड़ी होती है और उस कंडीशन में फिर उनको टीडीएस मई जुर्माने के जमा करवाना पड़ता है। और अनजाने वश क्योंकि आपने पूरा पैसा प्रॉपर्टी बेचने वाले को दे दिया होता है तो वो टीडीएस फिर आपके गले आ जाता है, प्रॉपर्टी खरीदने वाले के गले पड़ जाता है और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदने वाले के पहलू से अगर ये देखें तो हमको कम से कम पैसा एडवांस के तौर पे देना चाहिए। पैसा जब एग्रीमेंट करें तभी देना चाहिए। प्रॉपर्टी के मूल कागजात देख लेने चाहिए और जहां तक हो सके अपनी प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं उस पर अगर आप लोन ले लें तो सबसे बेहतर होगा। मैं अपने पूर्व के वीडियो में ये बता चुका हूँ कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उस पर चाहे आप थोड़ा सा ही लोन लें लेकिन लोन जरूर लें। उसका कारण ये है कि बैंक किसी भी प्रॉपर्टी पर लोन देने से पहले उस प्रॉपर्टी की पूरी वेरिफिकेशन करता है, पूरी जांच करता है और जांच करने के बाद ही फला प्रॉपर्टी पे वो लोन अप्रूव करता है। तो ऐसी कंडीशन में उस प्रॉपर्टी की पूरी जांच हो जाती है और अगर उसमें कुछ मिनमेक होती है, कोई दिक्कत होती है तो वो सामने आ जाती है। अब दोस्तों, किसी प्रॉपर्टी को आप खरीदने का इकरार कर लेते हैं
अपने बैंक से लोन ले लेते हैं, एडवांस देकर सारी एग्रीमेंट्स वगैरह की कार्रवाई कर लेते हैं और जिस दिन आपको रजिस्ट्री करवानी होती है आप रजिस्ट्री का पैसा ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, डीड तैयार करवा लेते हैं, वकील को हायर कर लेते हैं और आप रजिस्ट्री ऑफिस में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन कई कंडीशन में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी बेचने वाला उस दिन वहां पर हाजिर नहीं होता, वो कोई बहाना कर लेता है, तो आपके सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है और ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। कई बार कोई ऐसा कारण होता है जो कि लीगल होता है जिस कारण से उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाला उस दिन हाजिर नहीं हो पाता, तो आपको करना ये चाहिए कि आप उस दिन रजिस्ट्री ऑफिस में पेश जरूर हो जाएं, अपनी वहां पर हाजिरी जरूर लगा दें, ताकि ये एक प्रूफ रहेगा कि आप उस प्रॉपर्टी को करवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित हुए थे। कई बार कोई विवाद होने की कंडीशन में या कोई टेक्निकल कमी की वजह से भी सेलर उस दिन हाजिर नहीं हो पाता है, उपस्थित नहीं हो पाता है, तो कुछ कारण इस बात के रहते हैं और आपको इस तरह की कोई नौबत आने नहीं देनी चाहिए। उससे बचने का बेहतर तरीका यही है कि आप एडवांस के तौर पर रकम जो देते हैं वो कम से कम दें। बड़ी रकम देने पर कई बार विकट स्थिति पैदा हो जाती है, तो इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उस दिन अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और एडवांस के तौर पर जो भी पैसा दें वो बैंक से दें और कम से कम देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त खरीदार के पहलू से ये कुछ आवश्यक बातें थी जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के या बेचने वाले के अनलीगल चीजें हैं उन बातों को आपको नहीं मानना चाहिए और सिर्फ लीगल तरीके से जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उसके आधार पर आपको उस डील को फाइनल करना चाहिए। कई बार कोई लीगल कमी होती है तो सेलर ये कहता है कि मैं बैठा हूँ, प्रॉपर्टी डीलर भी ये कहता है कि मैं बैठा हूँ, फला काम मैं लिख के दे दूंगा, मैं करवा दूंगा। इन सब बकवास बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है और जो लीगल पॉइंट्स हैं उन्हीं पे आपको गौर करना है। तो मेरे बताए हुए पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे और किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदेंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं और आप एक अच्छी डील कर पाएंगे। तो दोस्तों, स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का ये वीडियो 22 वर्षों के गहन अनुभव के आधार पर बनाया गया है और अगर इस वीडियो को आपने लाइक किया, पसंद किया तो हमें बहुत खुशी होगी। तो झट से एक लाइक जरूर कर दीजिए, कोई अच्छा सा कमेंट्स जरूर करिए, कोई सवाल हो तो हमसे जरूर पूछिए और हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर एक बार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।